सेल्फ अनिकेत झा एंड यू वाचिंग प्ले विथ केमिस्ट्री। आज हम लोग थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। सो आज हम लोग देख रहे हैं रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, उसके बारे में देखते हैं। और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देखेंगे डिफरेंट ऑर्डर के लिए। अभी हम ऑर्डर नहीं पढ़े हैं, लेकिन हल्का फुल्का उसका स्लाइड कॉन्सेप्ट हम अभी आपको दे देंगे। क्या होता है थोड़ा सा ऑर्डर के बारे में हम आपको बता देंगे। ओके, चलते हैं आगे। यहां पे लिखते हैं क्या, रेट कांस्टेंट और इसी को अपन वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट और इसी का नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, जिसको हम लोग इसको K से रिप्रेजेंट करेंगे। और आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग करते क्या है, एक इक्वेशन लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन। एक रिएक्शन ले लिए। रिएक्शन कौन है भाई? ए बी रिएक्ट करके सी डी देता है। और आप लोग को बता चुके हैं कि यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी क्या कहलाएगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं लोमा, जो आपको प्रीवियस क्लास में दिखाए हुए थे। अप्लाई लोमा, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो क्या बोलेंगे बताइए? रेट जो होगा, क्या कहता है, याद है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोला था? द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ दैट स्पेसीज इटसेल्फ। ये हम लोग देख चुके थे। सो यहाँ पे उसी चीज को अप्लाई कर रहे हैं। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्टिव मास, मतलब कंसंट्रेशन किसका? A टू द पावर स्मॉल a, कंसंट्रेशन B टू द पावर स्मॉल b। अब यहां से अगर और सॉल्व करें इसको, तो रेट प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट डालेंगे तो K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर स्मॉल a, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर स्मॉल b। हियर यही जो K है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अगर ऐसा हो जाए, यहां पे तो हमको मिल गया, ठीक है। थोड़ा सा यहां जान ले, ये जो एक्सप्रेशन है, यहां जो एक्सप्रेशन लिखे हैं, इसी को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए, यही है रेट लॉ एक्सप्रेशन, या इसी को बोलते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ये भी बोल सकते हैं। तो यहां पे डिफरेंशियल रेट या रेट लॉ एक्सप्रेशन अपन इसको बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलिए। अगर when concentration of A equal to concentration of B which is equal to 1 mole per liter अगर कर दिया जाए, तो चलो बताओ रेट क्या हो जाएगा? रेट इक्वल टू K 1 टू द पावर स्मॉल a 1 टू द पावर स्मॉल b। और किस 1 के पावर में कुछ भी रहे तो वो वैल्यू 1 ही हो जाएगा। उस केस में रेट बिकम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? K। रेट बिकम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? K। तो अब यहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसको? रेट को यहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इस रेट कांस्टेंट को यहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या है? रेट कांस्टेंट K को डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन of reactants
is called rate constant, is called rate constant। मतलब इसको भी वन, इसको भी वन, तो उस केस में रेट क्या हो गया, रेट कांस्टेंट के बराबर। ये के क्या है, के क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। अब अगर हम देखें कि रिएक्टेंट से मान लेते हैं कहां जाता है, प्रोडक्ट, और इसके लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला रखो, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन टू द पावर क्या, एन, कंसंट्रेशन टू द पावर एन। यहां पे गौर करिएगा थोड़ा सा, ये जो है ऑर्डर कहलाता है, स्मॉल ए क्या होगा, ऑर्डर। यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बी क्या हो जाएगा, ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। यहाँ पे अगर हम कहें वेयर, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देने के लिए नोट लगा के लिख लीजिएगा। यहाँ पे रेट, अभी हम ऑर्डर नहीं पढ़ाए हैं लेकिन आप लोग देख लें, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर स्मॉल ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर क्या है, स्मॉल बी, ये आया था। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं अभी फिलहाल जानने के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। और अगर टोटल ऑर्डर निकालें, टोटल ऑर्डर, तो ये जो आ जाएगा वो ए प्लस बी, टोटल ऑर्डर आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के डिपेंड्स, डिपेंड्स पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा टेम्परेचर, एंड तीसरा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, मतलब क्या हो जाएगा, फास्ट रिएक्शन। अगर वैल्यू के का ज्यादा हो जाए तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ के, अगर छोटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्लो रिएक्शन। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, तो यहां तक हम लोग देख लिए कि के का वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ाओगे रिएक्शन उतना ही फास्ट हो जाएगा, के का वैल्यू जितना घटाओगे रिएक्शन उतना ही क्या होगा, स्लो होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा था, वो वैल्यू ऑफ के पे डिपेंड कर रहा था। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चले, यहाँ पे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अगर कोई रिएक्शन आर से पी जा रहा है तो बताओ रेट जो लिखोगे वो क्या, के कंसंट्रेशन ऑफ आर टू द पावर, यहाँ 1 लिखते हो तो हमको यूनिट निकालना है, यहाँ के लिए तो 1 लिख दिए, लेकिन अगर लिखना है तो डायरेक्ट जनरल फॉर्म देखें, इन जनरल, तो रेट इक्वल टू के, ठीक है, कंसंट्रेशन टू द पावर कितना, एन। अब चलिए यहाँ से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है इसको क्या पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पढ़ते हैं। सो यहाँ से रेट, रेट जो होगा वो चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब डी सी बाई डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन टू द पावर एन। और सॉल्व करो, ऊपर में भी क्या हो गया, कंसंट्रेशन, नीचे में कितना है, टाइम, which is equal to k concentration to the power कितना n। यहाँ से इस और k निकालेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 बाई टाइम इंटू कंसंट्रेशन, ऊपर में बट्टे क्या, कंसंट्रेशन पावर n, यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो और क्या लिखेंगे, k बराबर 1 बाई टाइम इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर कितना, 1 माइनस n।
और चूंकि हम लोग जानते हैं कंसंट्रेशन का यूनिट जो होता है वो मोल पर लीटर। सो देख लीजिए यहाँ से K इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 / टाइम इंटू कंसंट्रेशन को लिख देते हैं क्या मोल पर लीटर टू द पावर कितना 1 - n। सो यूनिट ऑफ K क्या बन गया, यूनिट ऑफ K मोल टू द पावर 1 - n लीटर टू द पावर n - 1 टाइम इनवर्स, ये यूनिट बन गया। इसको याद रखिएगा, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन रहता है। अब यहां पे देखा जाए आगे, अगर n इजकल टू 0 पुट कर दिए मतलब ऑर्डर 0, तो k का यूनिट क्या हो जाएगा, k इक्वल टू मोल टू द पावर 1 - n मतलब 1 - 0 n का मान 0 लीटर 0 - 1 और उसके बाद टाइम इनवर्स तो वैसे ही रहेगा। सो यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, किसके लिए 0 ऑर्डर के लिए। अगर n बराबर 1 करेगा तो 1 मतलब क्या फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर 0 मतलब क्या 0 ऑर्डर n का मान। अब यहाँ पे k इक्वल टू मोल टू द पावर 1 - n, n के जगह पे 1 लीटर, यहाँ पे 1 - 1 और टाइम इनवर्स। बताओ यहाँ भी क्या हो जाएगा मोल की पावर 0 लीटर के पावर क्या 0 टाइम इनवर्स, किसी का पावर 0 कितना होता है 1, तो k इक्वल टू टाइम इनवर्स। ठीक है, अगर n बराबर हम लोग 2 देखें मतलब सेकेंड ऑर्डर का बात करें, सेकेंड ऑर्डर का बात करें तो आराम से निकाल सकते हैं k इक्वल टू मोल टू द पावर क्या है 1 - n 1 - 2 लीटर पावर 2 - 1 टाइम इनवर्स। बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा मोल -1 लीटर 1 टाइम इनवर्स। सो k बराबर क्या हो जाएगा इस केस में मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। ओके, और ये टाइम सेकेंड में हो सकता है, टाइम किस किस में हो सकता है, तो टाइम जो होगा वो सेकेंड में या मिनट में या आवर्स में या वीक में या डे में या ईयर्स में etc। ओके, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप लोग नोट कर लें, उसके बाद आगे देखते हैं। तो इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अभी तक जो देख लिए उसके बाद अब देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क पड़ता है। तो देखते हैं, पहला जो है यहाँ लिखा हुआ है फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेट को इफेक्ट करता है। पहला जो है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, पहला फैक्टर कौन है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, और उसमें सब पार्ट ले लिए हैं ए फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए 3 फिजिकल स्टेट हो सकता है, कौन कौन, गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड। गैसेज में जो होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होता है, बहुत बहुत कम होता है, लगभग 10 to 0 कह सकते हैं अपन। सो इन ड्यू टू वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स गैसेज हैव रैंडम मोशन, जबकि सॉलिड के पास जो होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए सॉलिड का क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है। अब गैसेज मॉलिक्यूल का रेंडमनेस ज्यादा होगा, मींस यूं कह सकते हैं कि उसका रेट क्या होगा ज्यादा होगा। लेकिन यहां देख लें थोड़ा सा कि रेट जो होगा वो गैसियस स्टेट का रेट लिक्विड से ज्यादा होगा और वो सॉलिड से ज्यादा होगा। क्या रीजन दे सकते हैं, बिकॉज collision of homogeneous system are more effective than
हेट्रोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, दो कंपोनेंट कैसे पता करेंगे कि होमोजीनियस है? तो अब क्या करो, एक गिलास पानी ले लो, उसमें नमक को मिला दो, अब पता चलेगा कहाँ नमक, और ये तो पता चल रहा है क्या बन गया, सब पानी बन गया है, तो इसका मतलब वो कैसा सिस्टम हो जाएगा, होमोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस में डिफरेंट फेज का बात करेगा, जबकि होमोजीनियस में सिंगल फेज हो जाएगा। अगर डबल फेज में है तो वो भी मिलके अगर सिंगल फेज दे दे तो वो क्या है, होमोजीनियस सिस्टम। तो यहाँ पे पहला जो था वो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, बी में आते हैं फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट्स। ये क्या है भाई, देख लीजिए यहां पे एज वी इंक्रीज पार्टिकल साइज, इंक्रीज पार्टिकल साइज, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। मतलब अगर पार्टिकल साइज को हम लोग बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। क्यों भाई, बिकॉज सरफेस एरिया डिक्रीजेज, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सरफेस एरिया लेते हैं, ये सरफेस, इसका एरिया इतना दूर का है। अब सोचो इसमें ये पार्टिकल को कहते हैं मूव करने के लिए, मतलब इसमें मूवमेंट, इस पार्टिकल का मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और सेम सरफेस एरिया का दूसरा ले लेते हैं सिस्टम, और यहाँ पे इस तरह इतना बड़े पार्टिकल को कहते हो मूवमेंट। बताओ इसका मूवमेंट और इसका, दोनों में किसका मूवमेंट ज्यादा होगा, ऊपर वाला का, क्योंकि पार्टिकल साइज क्या है, छोटा है, इसमें पार्टिकल साइज क्या है, बड़ा है। तो पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस एरिया उसको उतना ही ज्यादा मिलेगा। ओके, सो यही लिखा हुआ है, एज वी इंक्रीज पार्टिकल साइज रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, बिकॉज, क्यों भाई, क्योंकि अगर पार्टिकल साइज बढ़ाएंगे तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसीलिए। तीसरा जो है सी में आ जाते हैं, और सी जो है वो केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें क्या है भाई, केमिकल नेचर मतलब मोर बॉन्ड ब्रोकन, स्लो रिएक्शन हो जाएगा, बताते हैं कैसे। और दूसरा में, इसका पहला पार्ट में मोर बॉन्ड ब्रोकन, स्लो रिएक्शन, और उसके बाद मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ, इस केस में भी क्या हो जाएगा, स्लो रिएक्शन। मींस ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें बॉन्ड का नंबर ऑफ बॉन्ड बहुत ज्यादा है, तो अब बताओ जितना ज्यादा बॉन्ड का संख्या बढ़ाओगे उस बॉन्ड को तोड़ने में हमको उतना ही ज्यादा समय लगेगा, और जितना ज्यादा समय लगेगा रेट उतना ही क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब इसीलिए लिखा गया रेट अगर घटेगा मतलब रिएक्शन स्लो हो जाएगा, रेट अगर बढ़ता है तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। फास्ट रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि स्लो रिएक्शन का रेट जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। सो अच्छा, दूसरा जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा बढ़ाओगे उस बॉन्ड को तोड़ने में हमको उतना ही समय ज्यादा लगेगा। सेम बात है। चलते हैं, जो नेक्स्ट फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कैटलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो कैटलिस्ट को जो है ना हम लोग भगवान सबको लेके देख लेते हैं, है ना। कैटलिस्ट जो होता है वो हमारे केमिस्ट्री में हम उसको कैटलिस्ट को नारद मुनि बोलते हैं। नारद मुनि का काम क्या होता है, दो भगवान के बीच में आग लगा दिए और खुद ब खुद वहां से नारायण नारायण करते हुए निकल जाते हैं। मतलब कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है, रिएक्शन करवा देता है, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। दो प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट।
पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के रेट को इनहांस करता है, बढ़ाता है, जबकि निगेटिव कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के रेट को घटाता है। निगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को रिटार्ड कर देता है, जबकि पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इनहांस कर देता है। क्लियर? तो यहां से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव कैटलिस्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा और नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, घटा देगा। तीसरा फैक्टर टेम्परेचर। generally rate of reaction directly proportional to temperature। कुछ फ्यू ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें थोड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए इन जनरल ऑलमोस्ट सब में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ इंडो और एक्सो का बात नहीं कर रहे हैं, कुछ फ्यू ऐसे रिएक्शन होते हैं उसको छोड़ के इसलिए लगाया हुआ है क्या, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फोर्थ फैक्टर जो होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जिसके बारे में अभी थोड़ा सा आइडिया लिए थे, ठीक है, यहाँ पे देखे थे सरफेस एरिया, तो यहाँ लिख सकते हैं मोर द सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, मोर विल बी द क्या, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे। एंड फिफ्थ फैक्टर में जो है वो कंसंट्रेशन। अब देख लो भाई, कंसंट्रेशन में आप जानते हो रेट क्या हो गया, मतलब रिएक्टेंट से कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट। ठीक है, हम देखते थे T इक्वल टू 0 पे क्या होगा, T इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन मान लेते थे A, T इक्वल टू T समय में क्या हो गया, A माइनस क्या X, टाइम बढ़ा तो कंसंट्रेशन से क्या हुआ, घटा। तो कह सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो रिएक्टेंट केस में कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन वहां पे भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा। कंसंट्रेशन घट गया तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसके लिए पर्टिकुलर यहाँ पे इसके लिए कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट में तो बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन घटा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घटेगा। प्रोडक्ट में क्या होगा, बढ़ेगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए बढ़ेगा। ओके, अब जो फैक्टर है, फैक्टर जो है वो 6 नंबर, वो क्या है भाई, रेडिएशन ऑब्लिक लाइट बोल सकते हो, रेडिएशन ऑब्लिक लाइट। It is useful for photochemical reaction, reactions। मतलब कोई फोटोकेमिकल अगर रिएक्शन है, ठीक है, तो अगर उसमें सनलाइट HNO का इस्तेमाल कर देते हैं तो वहां पे रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या क्या फैक्टर देख लिया हम लोग, फैक्टर था नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा फैक्टर जो था कैटलिस्ट, तीसरा फैक्टर क्या था, टेम्परेचर, चौथा फैक्टर जो था वो कंसंट्रेशन, है ना, चौथा सॉरी सरफेस एरिया, पांचवा जो था कंसंट्रेशन, छठा क्या था, रेडिएशन। ये इतना ही फैक्टर आप लोग के लिए जरूरी है, जो आपको जानना जरूरी था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर भी है जिसको आप लोग दिमाग में रखना चाहो रखो, ना रखना चाहो तब भी चलेगा काम, और रख लेते हो तो अच्छी बात है। देखिए एक्स्ट्रा फैक्टर्स जिसपे रेट डिपेंड करता है। सेवंथ में एक्स्ट्रा फैक्टर पीएच ऑफ सॉल्यूशन,
pH ऑफ सॉल्यूशन 8 में dielectric constant for the medium, dielectric constant of the medium, dielectric constant of the medium, dielectric constant of the medium। 9th में electric and magnetic field, electric and magnetic field, एंड 10th में प्रेशर। सिर्फ जानने के लिए ये एक्स्ट्रा फैक्टर बताए हैं, इसका कोई आप लोग को इसका कोई यूज नहीं है, आप लोग के लिए ये नहीं है, ठीक है। दिमाग में रखना चाहो रखो, ना रखना चाहो तो चल सकता है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं आप लोग। अब आगे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम को देख लेते हैं। हम लोग 2 प्रॉब्लम आज लिए हैं, 2 प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, क्या क्या कह रहा है चलो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 जो कह रहा है फॉर ए गैसियस रिएक्शन फॉलोइंग डाटा इज गिवन, मतलब ए से बी रिएक्शन दिया हुआ है जिसके लिए रेट कांस्टेंट का मान दे दिया जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है ना। सी से डी K2 का मान दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट का मान दिया है वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। तो कहता है द टेम्परेचर एट विच, मतलब हमको टेम्परेचर बताना है जहां पे K1 और K2 का वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बताओ, यहाँ पे क्या दिया है, K1 बराबर K2 गिवन है, K1 बराबर K2 पे हमको टेम्परेचर निकालना है। चलो K1 का मान कितना है, और यहाँ से लिखते हैं 10 to the power 15 e to the power -2000 upon t which is equal to 10 to the power 14 e to the power -1000 by t। चलो 14 ये कट गया, यहाँ पे बचेगा कितना 10, और अपन लिख सकते हैं क्या 10 e to the power 2000 upon t which is equal to e to the power -1000 upon t। इसको यहाँ लेके चल जाओ, और अपन लिख सकते हैं 10 इक्वल टू e to the power 1000 upon t होल अपॉन e to the power 2000 upon t। ये माइनस फॉर्म है, बेस सेम है तो ऊपर में जुड़ जाएगा, और यहाँ से 10 इक्वल टू e to the power 1000 by t और ये प्लस 2000 by t ऐड हो जाएगा, और 10 इक्वल टू e to the power एलसीएम t ही होगा, यहाँ 1000 और प्लस 2000, और यहाँ से 10 इक्वल टू e to the power 1000 अपॉन कितना t, ये आ गया। अब क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ई बेस पे बोथ साइड। तो चलो भाई लॉग ई बेस पे 10 इक्वल टू लॉग ई बेस पे ई टू द पावर कितना 1000 बाई टी। पावर में है, बैक में आएगा, लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज कहता है। तो यहाँ से और अपन बोल सकते हैं लॉग ई बेस पे 10 इक्वल टू 1000 बाई टी लॉग ई बेस पे ई, और ये तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बराबर 1 हो जाएगा। सो यहाँ से लॉग ई बेस पे 10 इक्वल टू 1000 बाई टी। अब इसको 10 बेस पे लेके जाना है। जब तुम 10 बेस पे ई बेस को चेंज करोगे 10 बेस पे तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303। अब क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस पे 10 इक्वल टू 1000 बाई टी, और बेस सेम दोनों चीज है सेम, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो 2.303 इक्वल टू 1000 बाई टी, इसलिए t इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 बाई 2.303। मतलब अगर ये नीचे 2.5 होता तो 4, मतलब आंसर क्या हो जाएगा डी। काट के देखोगे तो जो भी आएगा 434.2 केल्विन आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन बेसिकली मैथमेटिकल था, सब मैथमेटिक्स से खेला किए हैं इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन था, अब क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं।
क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छा। अब ये डाटाबेस क्वेश्चन दे दिया है तो कहता है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। जब भी डाटा दिया रहेगा तो हम लोग को पता ही है क्या लिखते थे, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या है ए है तो ए टू द पावर क्या कर लेंगे एक्स, बी टू द पावर क्या कर लेंगे वाई। एक्सपेरिमेंट 1 पे चलो भाई पहला एक्सपेरिमेंट में इसमें आ जाओ तो रेट इनिशियल रेट कितना ये दे दिया है, ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन बी का ये दे दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए का दे दिया है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में ये आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे पहला लेते हैं 0.05, जब रेट का वैल्यू ये लिए तो चलो इक्वल टू क्या कंसंट्रेशन ए का 0 पॉइंट कितना 1 टू द पावर कितना एक्स, 0.2 टू द पावर क्या वाई, इसको 1 मान लो। फिर आ जाओ दूसरा में आते हैं तो 0.10 इक्वल टू के 0.2 का पावर एक्स, 0.2 के पावर वाई, इसको सेकेंड मान लेते हैं। फिर थर्ड में आ जाइए, ये कितना दे दिया है 0.05 इक्वल टू के, ये 0.1 टू द पावर एक्स, 0.1 टू द पावर कितना वाई, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम आप लोग को बताए थे इससे प्रीवियस क्लास में कि वैसा दो इक्वेशन को सेलेक्ट करो जिसमें एक बार एक्स कट जाए और एक बार क्या कर दे वाई कट जाए, डिवाइड कर देते हैं। तो चलो कौन सा इक्वेशन है, अगर ये दोनों को ले ले अपन तो इससे क्या कट रहा है, तो चलो 2/1 कर लेते हैं, 2/1 विच इक्वल 0.10 अपॉन 0.05 इक्वल टू कितना हो जाएगा के 0.2 टू द पावर कितना एक्स, 0.2 टू द पावर कितना वाई अपॉन के 0.1 टू द पावर एक्स, 0.2 टू द पावर कितना वाई। ये तो गया 2 मिनट में गया, यहाँ से ये गया, ये भी 2, तो 2 के पावर एक्स इक्वल टू 2, ठीक है 2, तो इसको तो लिख सकते हैं 2 के पावर एक्स इक्वल टू 2 के पावर 1, इसीलिए यहाँ से x बराबर कितना आ गया 1। आ जाइए अब क्या करना है, हमको y का वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू को निकालने के लिए x को कटना होगा। तो कौन सा है, देखिए तीसरा इक्वेशन में x 0.1 है, ये भी कितना है 0.1, तो कह सकते हैं 3/1 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.05 अपॉन 0.05 विच इज इक्वल टू के 0.1 टू द पावर एक्स, 0.1 टू द पावर कितना वाई, ठीक, अपॉन के 0.1 टू द पावर एक्स, 0.2 का पावर कितना वाई, ठीक है क्लियर। तो यहाँ पे ये तो 1 मत में ये गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 1/2 की पावर कितना वाई, या ये यूँ कह सकते हो 2 के पावर वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इस 1 है 2 के पावर वाई इक्वल टू लिख सकते हैं 2 के पावर वाई इक्वल टू 2 के पावर 0, इसीलिए यहाँ से वाई इक्वल टू कितना आ गया 0। सो रेट एक्सप्रेशन, रेट बिकम्स क्या हो जाएगा, रेट एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो के कंसंट्रेशन ए का, टू द पावर कितना एक्स का वैल्यू कितना आया था 1, बी का पावर कितना वाई, वाई का वैल्यू कितना आ गया 0, ये हो गया रेट एक्सप्रेशन। और किसी का पावर 0 कितना होता है 1। अब हमको कह रहा है क्या, सेकंड में आते हैं, अब हमको कह रहा है क्या फाइंड रेट कांस्टेंट। चलो है किसी से निकाल लेते हैं रेट कांस्टेंट, तो चलो पहला से ही निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन क्या 1, चलो 0.05 इक्वल टू के 0.1, एक्स का वैल्यू कितना आया था, एक्स का वैल्यू 1 आया था 1, 0.2 के पावर कितना 0, ये तो चला गया, ये बराबर क्या हो गया 1। सो यहाँ से के इक्वल टू 0.05 अपॉन कितना 0.1, जो भी सॉल्व करके आएगा वैल्यू वो आंसर आ जाएगा एक्स, और ये पर सेकेंड सॉल्व कर लेना वही आंसर होगा। ओके ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोग को। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक लेके आएंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, उसके बारे में हम लोग आइडिया लेंगे। क्या नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, और आशा कर रहे हैं कि आप लोग, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ रहे होंगे घर पे, ठीक है, डेली लेक्चर को नोट कर रहे होंगे, जो लेक्चर दे रहे हैं उसको आप नोट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप लोग को तो पता है मेरा नंबर, ठीक है। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।